सो ग्रेटिंग्स टू ऑल, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेकिंग सेंस विथ मैथमेटिक्स। ओके, अब चैनल का ये नाम क्यों रखा है ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये हमारी पहली वीडियो इस चैनल पे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव एंड इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है। और आपने अभी तक देखो जनवरी चल रहा है, यहाँ पे हम एक सीरीज बनाने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। तो आपने एक बार तो कम से कम स्कूल या कोचिंग में कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि ये रिलेशनल नंबर होता है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, और उसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है। अब ये मेथड है क्या? तो बेसिकली आप लोग जब आर्ग्यूमेंट करते होंगे किसी के साथ में, तो आपने ये चीज कभी भी नोटिस करी होगी कि जैसे अगर मैं सामने वाले को गलत प्रूव करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, मान लेते हैं तेरी बात सच है, तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसे करके ये क्यों हुआ। ऐसे करके फिर मैं उसकी बात को गलत प्रूव करने में रहता हूँ ना। मैं एक बार उसकी बात को सच मान लेता हूँ और आगे जाकर के कुछ उसमें कमी निकालता हूँ कि हाँ, तू अगर ये बात कह रहा है, अगर ऐसा है, तो आगे जाकर के वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट निकलेगा आगे जाकर के जो उसका अपोजिट है, जिससे वो बात गलत प्रूव हो जाए। तो वो सेम चीज यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, इसी को मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। और बेसिकली एक जनरलाइज मेथड है किसी भी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने का। ठीक है। तो स्पेसिफिकली कोई मैथ का टॉपिक नहीं है ये। तो जब भी हम स्कूल में या कहीं भी ये चैप्टर, ये वाला पर्टिकुलरली टॉपिक सीखते हैं, तो लोग इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से जबरदस्ती रिलेट कर देते हैं। ये कोई मैथ का टॉपिक नहीं है स्पेसिफिकली, है ना। इसको हम मैथ में यूज जरूर करते हैं आगे भी चीजों को प्रूव करने के लिए, बट ये टॉपिक नहीं है मैथ का। तो मैथ का टॉपिक है क्या, ये किस टॉपिक पर बेस्ड है? तो हमारे पास एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम पर ये बेस्ड है, और वो थ्योरम मैं बताता हूँ सबसे पहला। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जाकर के हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो थ्योरम को मैं बहुत जल्दी से समझा देता हूँ सिंपल तरीके से कि सपोज कोई भी नंबर है 24। ठीक है। अब 24 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। जब जब भी आप एचसीएफ एलसीएम निकालते हो तो आपको पता होगा कि उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे 24 को आप उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखोगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस फॉर्म में आ जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स की, इसके प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से जब इसको स्प्लिट कर देंगे। और या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 रेस टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू दी पावर 1। ठीक है। 2 की पावर तो हो गई 3 और इसकी पावर हुई 1। अब सपोज अगर मैं 24 का स्क्वायर कर दूं, 24 का स्क्वायर कर दूं अगर मैं, ठीक है, तो 24 के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इस पूरी चीज का स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरी चीज का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसकी ये वाली फॉर्म आएगी तो इसकी ये वाली फॉर्म ऐसे आएगी। ठीक है। तो अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से 20 की। अब 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है। 20 का अगर मैं स्क्वायर लूंगा जो कि 400 होता है, तो वो कैसा दिखेगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अभी जो 2 की पावर अभी जो 2 की पावर यहाँ पर 2 आ रही थी, वो 2 की पावर 4 बन जाएगी, है ना। वो 2 की पावर 4 बन जाएगी। और जो ये 5 की पावर 1 थी, ये 5 की पावर 2 बन जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। तो बेसिकली जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है वो डबल हो जाती है। सिंपल सी चीज है। लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट ये नहीं है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पर कोई नया प्राइम फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये चीज आप देख सकते हो। इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो 2 और 3 थे, है ना। तो यहाँ भी प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ही है, कोई नया प्राइम फैक्टर यहाँ पे नहीं आ गया अचानक से। सिमिलरली यहाँ पर अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 थे, इसके प्राइम फैक्टर्स 20 के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 थे, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस टू दी पावर 2 5 रेस टू दी पावर 1। तो उसके दो ही प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 5, भले उनकी पावर्स कितनी भी हो। ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर है उसके पास भी दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके पास कोई अलग से प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर से 20 का स्क्वायर डिविजिबल है किसी भी प्राइम नंबर से, तो उस प्राइम नंबर से ये भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके पास कोई नया प्राइम फैक्टर नहीं होता। इसके पास जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो इसी के वाले होते हैं। ठीक है। 20 के स्क्वायर के पास जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 20 वाले ही होंगे, कोई नया प्राइम फैक्टर नहीं होगा इसके पास। तो इसलिए अगर इसका कोई प्राइम फैक्टर है तो वो 20 का भी प्राइम फैक्टर होगा। ये इतना सा इसका स्टेटमेंट है। ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई नंबर एक्स है, इसके चार प्राइम फैक्टर्स है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। मतलब इसके ये चार फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स ए बी सी और डी।
तो x का जो स्क्वायर होगा उसके भी प्राइम फैक्टर्स यही सारे होंगे, उसके पास कोई नया प्राइम फैक्टर नहीं आ जाएगा, बस इन्हीं की पावर डबल हो जाएगी, बाकी यही रहेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ए बी और सी डी रहेंगे। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट था हमारी थ्योरम का, और यही थ्योरम थी, इसी पर बेस्ड होता है वो मेथड, ठीक है। तो अब उस मेथड को समझते हैं जल्दी से कि वो क्या। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज हो गई जो मैं कह रहा था कि अब इसको इरेशनल प्रूव करना है, और मेथड मैंने कौन सा बताया था जो अपन यूजुअली आर्ग्यूमेंट में करते हैं, ठीक है। मैं मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही है सामने वाले से, अगर मुझे खुद का पॉइंट सही प्रूव करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि वो मेरा अपोजिट पॉइंट बोल रहा है, मैं उसको सही मान के चलूंगा और आगे जाके उसमें कमी निकालूंगा, है ना, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकालूंगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसका अपोजिट, वो वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे वही करना है। अब इसको इरेशनल प्रूव करना है हमें, तो हम इसको रेशनल मान के चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। और ये अपन लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। वही बेटर रहेगा वैसे। लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर के बारे में आपको क्या पता है, ठीक है, मैं बता दूं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि रूट टू अपॉन रूट थ्री जो है वो एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, मैंने देखे हैं ऐसे मूर्ख। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि दोनों के दोनों यहाँ पर इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हो गया कि अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है, तो अपन कह सकते हैं देन रूट टू कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। अभी को प्राइम्स का क्या मतलब होता है, को प्राइम्स का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा ही जा सकता है ऑब्वियसली। अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर की बात करूं, सपोज अगर अगर सपोज को प्राइम नहीं भी आए, उनका कोई कॉमन फैक्टर आ भी गया, तो भी आप जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तब तो को प्राइम बन ही जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेशनल नंबर लेता हूँ 22/30। अब ये को प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी रेशनल नंबर है ये, बट दोनों जो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। बट इसको हम लिख सकते हैं 11/15। अब तो ये उस फॉर्म में आ गए ना जहां ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है और इसके कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ ये दोनों को प्राइम है। तो अल्टीमेटली एक ना एक ऐसी फॉर्म एग्जिस्ट करती ही है हर रेशनल नंबर की, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेशनल नंबर था, इसको हमने रूट टू को इस फॉर्म में लिख दिया। अभी तक हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि रेशनल नंबर है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि a इक्वल्स टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय बी। लिख सकते हैं ना ये चीज, इस फ्रैक्शन से हम ये चीज कह सकते हैं। अब अगर ये चीज है और हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आप देखना, अच्छा इसकी हमने कंडीशंस भी तो लिखनी थी ना कि ए और बी क्या होते हैं। ए और बी को प्राइम्स हैं, इंटीजर्स हैं, और बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज आ गई कि ए का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय बी के स्क्वायर के बराबर है। अब ए आ रहा है बी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, बी क्या था, बी इंटीजर था, तो बी स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि
किसी भी नंबर को टू से मल्टीप्लाई कर, मतलब बी स्क्वायर को टू से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर क्या हुआ, मल्टीपल हो गया उसका, टू का। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया टू का मल्टीपल। अब हम कह सकते हैं कि सिंस ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू। अच्छा, पहले तो इस स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि इस स्टेटमेंट से हमको पता चलता है, इट इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू। तो सिंस ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू, इससे हमको पता चलता है ए विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी कोई स्क्वायर वाला नंबर होता है ना, उसके पास कोई नया प्राइम फैक्टर नहीं आता, उसके पास जो भी प्राइम फैक्टर होता है वो उसके रूट वाला ही होता है। ठीक है, ये थ्योरम सबसे पहले मैंने सेशन में एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है टू, वो उसका नया तो आया नहीं होगा उसके पास कहीं बाहर से, उसके पास वही प्राइम फैक्टर होगा जो ए का भी है। तो इसका मतलब हुआ कि टू जो एक प्राइम फैक्टर है वो ए का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो ए भी मल्टीपल हो गया टू का। अब अगर ए मल्टीपल है टू का, तो हम कह सकते हैं सो ए कैन बी रिटर्न एज, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं टू सी। जब कोई भी फैक्टर होता है, अगर कोई भी मल्टीपल होता है अगर टू का, तो वो इसी फॉर्म में तो लिखा जाएगा। सपोज अगर आठ है दो का मल्टीपल, तो आठ को मैं लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाइड बाय फोर। ठीक है, अगर बारह जो है वो दो का मल्टीपल है, तो उसको लिख सकते हैं दो मल्टीप्लाइड बाय छह। अगर ट्वेंटी जो है वो दो का मल्टीपल है, तो उसको लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाय टेन। तो टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ऐसे ही करके लिखा जाएगा ना, टू का कोई भी मल्टीपल। तो मैंने यहाँ पे टू मल्टीप्लाइड बाय सी करके इसको लिख दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अ, किससे मल्टीप्लाई होगा ये ना। तो उसको हम सी एज्यूम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखो लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही मार्क करते हुए चलते हैं, इक्वेशन वन टू थ्री फोर। यहाँ पे हम जरूरत के हिसाब से मार्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये चीज पता है कि ये जो ए की वैल्यू है टू सी, इसको हम रखेंगे यहाँ पर, इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप ए की वैल्यू इक्वेशन टू से इक्वेशन वन में रख दोगे, तो देखो ये टू सी है ना, ए की वैल्यू टू सी, इसको आप यहाँ रख दोगे ए की जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, टू सी का स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओगे तो टू सी का स्क्वायर कितना होता है, फोर सी स्क्वायर बन जाता है, जो कि इक्वल आ जाएगा टू बी स्क्वायर के। अब इस इक्वेशन को आप दोनों साइड दो से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपके पास एक चीज आई, देखो यहाँ जो केस था ना वैसा का वैसा यहाँ बन गया। अब की बार क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर जो है वो टू का मल्टीपल प्रूव हो गया यहाँ पर, क्योंकि कोई सी नाम का इंटीजर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सी को भी डिफाइन कर देते हैं, वेयर सी इज एन इंटीजर, सी इज एन इंटीजर। सी इंटीजर ही क्यों होगा, क्योंकि यार इंटीजर ही होना चाहिए जब आप किसी को मल्टीपल बोल रहे हो किसी का। अभी फाइव तो नहीं है ना टू का मल्टीपल, जबकि फाइव को भी मैं लिख ही सकता हूँ टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग की फॉर्म में। मैं फाइव को लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाइड बाय टू एंड हाफ। ठीक है, बट यहाँ पर फाइव मल्टीपल नहीं है टू का, क्योंकि अगर अगर टू मल्टीप्लाइड बाय कोई इंटीजर होता ना, तो ही हम कह सकते थे कि यार ये फाइव, ये जो भी नंबर है ये मल्टीपल है टू का, है ना। तो यहाँ पे वही चीज हुई है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे हमने ए को मल्टीपल बोला था टू का, तो ए क्या आएगा, टू मल्टीप्लाइड बाय सी, जहां पर सी एक इंटीजर होना चाहिए। तो सिमिलरली जब हमने ये सारी चीज करी, तो हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट में इक्वेशन आ गई जहां लिखा हुआ बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या हो गया, टू का मल्टीपल हो गया, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, अब बी स्क्वायर अगर टू का एक मल्टीपल है, तो फिर यहाँ पर चीज क्या होती है कि बी भी टू का एक मल्टीपल होगा, तो बी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ टू।
बी भी यहाँ पर टू का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो बी भी यहाँ पर टू का मल्टीपल हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था और उससे पहले थ्योरम में भी बताया था कि किसी भी स्क्वायर नंबर के पास कोई नया प्राइम फैक्टर जनरेट नहीं होता है, उसके पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो उसके रूट के ही होते हैं, ठीक है। तो बी जो है वो क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ टू। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम करा था, ये चीज सोच के देखो। जब हमने रूट टू को रेशनल माना था तो हमने कहा था रूट टू कैन बी एक्सप्रेस दिस ए अपॉन बी, ये हमारा स्टेटमेंट था, ठीक है। जब हम इसको रेशनल मान के चले थे, और वहां पर ए और बी क्या होंगे? दोनों के दोनों को प्राइम इंटीजर्स होंगे। को प्राइम मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था। बट यहाँ पर ए भी एक मल्टीपल निकला टू का और बी भी एक मल्टीपल निकला टू का, यानी कि टू दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो टू इज अ कॉमन फैक्टर। टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो टू ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि आर स्टेटमेंट, आर assumption वाज रॉन्ग, या फिर ये लिख सकते हैं इट implies that basically it contradicts our assumption, है ना। जो हमने मान करके चला था ना, उसी को हमने आगे बढ़ाया, और आगे जा करके उसी ने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that root 2 is a rational number. Hence it is an irrational number, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई। अब इससे एक थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे यार सिमिलर से ही रूट सेवन का होगा, किसी भी नंबर का सिमिलर से ही हो जाएगा, रूट फाइव का कर लो चाहे कुछ भी कर लो, सेम ये की स्टेप्स हैं। इनके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार, मतलब आ सकता है किसी के दिमाग में कि यार यहाँ पे हम जो इरेशनल नंबर है उन्हीं को क्यों प्रूव कर पा रहे हैं? इस मेथड में ऐसा तो कुछ स्पेशल था नहीं, इससे तो फिर किसी रूट फोर को भी हम प्रूव कर पाएंगे कि वो इरेशनल है ना। ऐसा किसी किसी के दिमाग में आ सकता है। तो मैं एक चीज बताता हूँ। सपोज आप लेके चले कि रूट फोर को आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस वाली स्टेप में। फिर आप यहाँ तक भी आ गए, यहाँ तक भी आ गए। अब यहाँ पे ऐसा आएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी स्क्वायर। तब आप, जरूरी थोड़ी है कि ए स्क्वायर अगर फोर का मल्टीपल है तो ए भी फोर का मल्टीपल हो। जरूरी है क्या? ऐसा सोच के देखो। ये केवल प्राइम नंबर के केस में होता है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर फोर का मल्टीपल है तो जरूरी नहीं है ए भी फोर का मल्टीपल हो। एक एग्जाम्पल ले लो, 36। 36 फोर का मल्टीपल है बट सिक्स फोर का मल्टीपल नहीं है। बट अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो 36 थ्री का मल्टीपल है तो सिक्स भी थ्री का मल्टीपल होगा, है ना। 36 अगर टू का मल्टीपल है तो सिक्स भी टू का मल्टीपल होगा। बट अगर नॉन प्राइम नंबर्स की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो चीज है। अब लेके चलते हैं कुछ मिक्स्ड टाइप के नंबर। ऑलराइट, सो अब लेके चलते हैं वो वाला पार्ट जहाँ पे होता है कि थोड़े मिक्स्ड टाइप के नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाता है कि प्रूव दैट 5 प्लस टू रूट थ्री, 5 प्लस टू रूट थ्री is is an irrational number, ठीक है। given that root 3 is an irrational number। ये चीज हमको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। ये चीज हमको ऑलरेडी दी हुई है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो आपको आगे जाकर के प्रूव करना है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है 5 प्लस टू रूट थ्री, ये भी एक बेसिकली इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ की बात करते हैं यहाँ पर। अब इसका प्रूफ, सो हम ये मान के चलते हैं कि 5 प्लस टू रूट थ्री जो है, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है कि ये एक
वो है, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर है। तो वही चीज करते हैं इसको, है ना, एक बार। लेट अस अज्यूम दैट 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको देखो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज हो गई, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है जहां पर ए और बी, और क्या है, और ए और बी इंटीजर्स हैं, तो a/b की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब अगली स्टेप में हमको मिलेगा कि 2√3 इज इक्वल टू a/b -5। ठीक है, सिंपल सी चीज है। और ये पार्ट हमारा रेशनल है, ये पार्ट हमारा रेशनल है, इसमें से ये जाएगा रेशनल नंबर ही आएगा कुल मिला के ना, इरेशनल तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अगली स्टेप हो जाएगी √3 = 2। अब इस दो को डिवाइड कर देंगे वहां पे, इस दो को वहां पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास देखो इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a/2b -5/2। अब एक चीज सोच के देखो, ये पार्ट कैसा है। इस पार्ट में ऊपर क्या है, ऊपर इंटीजर है, न्यूमरेटर जो a था वो इंटीजर था, b क्या था, इंटीजर था। b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, इंटीजर का डबल भी इंटीजर ही होता है ना, तो ये पूरा का पूरा रेशनल है। ये पार्ट कैसा है, रेशनल। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा ऑब्वियसली। एक फ्रैक्शन में से दूसरी फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, क्या ही होगा, तो रेशनल नंबर ही आ जाएगा, तीसरी भी फ्रैक्शन ही आएगी। अब एक चीज यहाँ पे आप देखोगे कि एलएचएस में आ रहा है 3 और आरएचएस में आ रहा है a/2b -5/2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो एलएचएस तो आ रही है हमारी इरेशनल और आरएचएस आ रही है रेशनल। ठीक है, एलएचएस इरेशनल है, आरएचएस रेशनल है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। सिंस √3 इज इरेशनल, रिलेशनल एंड a/2b -5/2 इज रिलेशनल। सो इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, there is a contradiction in equation number 1, in equation number 1. So our assumption was, wrong. Hence 5 + 2√3 is an irrational number. So thank you so much for watching it up to this point, and ठीक है, आगे जाकर के कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे सीरीज के अंदर। और यहाँ पर मैंने फालतू की बातें नहीं करी एक्स्ट्रा ना, अपना प्रायर एक्सपीरियंस ये वो ये सब डिस्कस इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने सोचा कि डायरेक्ट पहले डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि ठीक है किस तरह से मतलब एक्सप्लेन की जाएगी चीजें, ये वो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड नहीं करता आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, ये सब वो भी अच्छा खासा है, बट वो चीज डिपेंड करती नहीं है ना। पहले ये चीज अगर कर दो तो वो ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज किसी का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस और उसको एक्सप्लेन ना करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो चैनल का नाम भी मेकिंग सेंस विथ मैथमेटिक्स इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली बहुत सेंसिबल तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, और कुल मिलाकर के यहाँ पर लॉजिक पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मार्क्स पे उतना फोकस नहीं रहेगा, बट ऑब्वियसली अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स आपके आ ही जाएंगे, है ना। बट स्टिल मेन फोकस हमारा इस चीज पे रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
मतलब ये वैसी वाली चीज है कि आप केवल मार्क्स के पीछे भागते हो तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागोगे तो मार्क्स तो अपने आप आ ही जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ठीक है, अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आए तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और आगे कुछ और वीडियोस वगैरह आएंगी जल्दी, और आप कमेंट्स भी कर सकते हो, जो भी आपको टॉपिक सीखना है उस पर वीडियोस अपलोड हो जाएगी। ठीक है।